बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम तीन मेन काम करते हैं। नंबर 1, हम इसके ज़रिए एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें से एक का मैस 12, एक का 13 और एक का 14 है। ये एग्जैक्ट मैस कहाँ से पता चलता है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर से। दूसरी बात, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन 12 है, यानी उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। ये भी हमें पता चलती है मैस स्पेक्ट्रोमीटर से। तीसरी बात, हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात हम कोई भी मेडिसिन लेके आते हैं, लाइक टैबलेट्स एट्सेट्रा, तो उसके डब्बी जो होती है उसके अंदर एक पेपर होता है और उस पेपर पे हमें कोई ना कोई अजीबोगरीब सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होती है। वो असल में उसमें मौजूद एक मेजर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है। तो ये कहाँ से मालूम की जाती है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर से। यानी मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज, उनकी रिलेटिव अबंडेंस और जिन मॉलिक्यूल्स में वो आइसोटोप्स मौजूद हैं उनकी स्ट्रक्चर भी मालूम कर सकते हैं। ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर की फ्लो शीट डायग्राम है। इसके 6 मेन पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं सैंपल इनलेट सिस्टम। दूसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। तीसरा कहलाता है एनालाइजर। चौथा आयन कलेक्टर। पांचवा एम्पलीफायर और छठा रिकॉर्डर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के मेनली कितने कंपोनेंट्स हैं? 6 कंपोनेंट्स। नंबर 1, सैंपल इनलेट सिस्टम। नंबर 2, आयोनाइजेशन चैम्बर। नंबर 3, एनालाइजर। नंबर 4, आयन कलेक्टर। नंबर 5, एम्पलीफायर। नंबर 6, रिकॉर्डर। सैंपल इनलेट सिस्टम इन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे सैंपल एम्प्यूल, वॉल्व ए, वॉल्व बी, वॉल्व सी, वैक्यूम पंप एंड रेजरवायर। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्व ए और वॉल्व बी ओपन कर देते हैं, वैक्यूम पंप ऑन कर देते हैं और यहाँ जितनी भी एयर होती है सैंपल एम्प्यूल में वो वैक्यूम पंप के ज़रिए निकाल लेते हैं। दूसरी बात, फिर वॉल्व बी बंद कर देते हैं, जबकि वॉल्व ए और वॉल्व सी खोल देते हैं और वैक्यूम पंप ऑन करके रेजरवायर में से भी सारी एयर बाहर निकाल लेते हैं। अब वॉल्व ए बंद कर देते हैं और वॉल्व बी और सी खोल देते हैं, जबकि सैंपल एम्प्यूल को इस पूरे सैंपल इनलेट सिस्टम से अलग करके इसमें वो सैंपल डाल देते हैं जिसके अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज मालूम करने हो, या उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी हो, या उस मॉलिक्यूल की एज सच स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी हो। ये जो वॉल्व्स हैं ए, बी और सी, ये ऐसे ही हैं जैसे मोटर के साथ वॉल्व लगा होता है, जिसको अगर हम बंद कर दें तो पानी मोटर से टैंकी में नहीं जाता और अगर हम उसे खोल दें तो पानी टैंकी में जाना शुरू हो जाता है। जब हम सैंपल इनलेट सिस्टम से वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर निकाल लेंगे तो यहाँ सैंपल इनलेट सिस्टम का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तकरीबन 10⁻⁴
-6 to 10⁻⁻7 टॉर। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में कोई भी ऐसा सैंपल चाहे लिक्विड, सॉलिड या गैसियस स्टेट में हो स्टडी किया जा सकता है, लेकिन सैंपल एम्प्यूल में सिर्फ वही सैंपल डाला जाता है जो या तो सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में। अब जब सैंपल सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो तो उसे सैंपल एम्प्यूल में डाल के उसे इलेक्ट्रिकली हीट कर देते हैं, और बाज़ औक़ात अगर सैंपल हो ही वोलाटाइल तो उसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि उसके वेपर्स ना बने। यानी चाहे सैंपल लिक्विड चाहे सॉलिड हो, उसमें सबसे पहला काम जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना। लिहाजा अगर हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें सबसे पहले जिस सैंपल को हम स्टडी कर रहे हैं उसको वोलेटिलाइज किया जाता है या वेपोराइज किया जाता है। सैंपल इनलेट सिस्टम का असल मकसद उस सैंपल की वोलेटिलाइजेशन या वेपोराइजेशन ही है। अब जब सैंपल के वेपर्स बन जाते हैं तो ये सिंटर एक जाली सी है, इसे खोल देते हैं और ये पूरे का पूरा मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक वैक्यूम रूम में रखा जाता है। अब ये वेपर्स आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर होते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर एक टंगस्टन फिलामेंट, वोल्टेज प्लेट्स, रिपेलर प्लेट, एनोड या इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिवाइस, वैक्यूम पंप और एक्सेलरेटिंग प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। और अगर सैंपल गैसियस स्टेट में हो तो इसमें एक डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब भी होती है। अगर सैंपल गैसियस स्टेट में हो तो उसे डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब के जरिए आयोनाइजेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है। अब चाहे सैंपल लिक्विड था, सॉलिड था या फिर गैस था, वो वेपर फॉर्म में पहुंच चुका है आयोनाइजेशन चैम्बर में। आयोनाइजेशन चैम्बर में टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं। मेटल की खूबी है कि उसको हीट करने पे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को E1 और E2 प्लेट से इतनी वोल्टेज देते हैं कि वो जब इन सैंपल के वेपर से टकराएं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, यानी उन्हें कन्वर्ट कर दें मॉलिक्यूलर आयंस में। अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस मौजूद होंगे। अब जबकि फिलामेंट में से एक इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल को हिट करेगा तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। एक वो इलेक्ट्रॉन होगा जो टंगस्टन फिलामेंट से आया और मॉलिक्यूल से टकराया, और दूसरा वो होगा जो उस मॉलिक्यूल से निकला ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि ये वापस उन मॉलिक्यूलर आयंस में जाके उन्हें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें ये पूरा प्रोसेस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों? कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई होती हैं, डिटेक्ट होती हैं, वो वही होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस की शक्ल में होती हैं। लिहाजा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? हमने बिल्कुल इसके नीचे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दी जिसका नाम एनोड या इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस जिसने किसको पकड़ना है? इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना है। जैसे ही मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये एनोड या इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिवाइस उन इलेक्ट्रॉन्स को फौरन कैप्चर करेगा और वैक्यूम पंप के जरिए उसे इस मशीन या मैस स्पेक्ट्रोमीटर से ही बाहर निकाल देगा। लिहाजा अब रिकैप्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मॉलिक्यूलर आयंस का प्रॉब्लम दूर कर दिया। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये वापस सैंपल इनलेट सिस्टम में भी तो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैंपल इनलेट सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत लो है। हमने मॉलिक्यूलर आयंस को वापस सैंपल इनलेट सिस्टम में जाने भी नहीं देना, इसीलिए हमने यहाँ पे
एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दिया जिसका नाम रिपेलर प्लेट है। अब चूंकि आयंस भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज है, अब जब आयंस वापस आना चाहेंगे तो सेम चार्ज होने की वजह से ये प्लेट उन्हें क्या करेगी, रिपेल करेगी, इसीलिए इसका नाम रख दिया रिपेलर प्लेट। अब जब वो मॉलिक्यूलर आयंस इस तमाम प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो हम उन्हें F1 और F2 प्लेट्स के जरिए, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनका नाम एक्सेलरेटिंग प्लेट्स है, एक्सेलरेट करके कहाँ भेज देंगे, एनालाइजर। आमतौर पे एक्सेलरेटिंग प्लेट्स में जो वोल्टेज दी जाती है वो 500 to 2000 वोल्ट्स होती है। अब ये मॉलिक्यूलर आयंस को एक्सेलरेट कैसे करती हैं? देखें, चूंकि मॉलिक्यूलर आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है और इन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो ना सिर्फ ये उन आयंस को अपोजिट चार्ज होने की वजह से अपनी तरफ खींचती हैं बल्कि आगे भी भेज देती हैं, यानी एक्सेलरेट कर देती हैं। यानी मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आयोनाइजेशन चैम्बर का मेन काम हुआ आयोनाइजेशन, जबकि यहां आयोनाइजेशन के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी होती है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, और क्लोरीन डाई एटॉमिक यानी Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इस तरह क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स तीन तरह के होंगे। एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दोनों क्लोरीन के एटम 35 मास वाले होंगे। इसी तरह एक ऐसा होगा जिसमें एक क्लोरीन का एटम 35 वाला और दूसरा 37 वाला होगा। और तीसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा जिसमें दोनों क्लोरीन के एटम 37 मास वाले होंगे। अब अगर इन तीनों के ऊपर ये टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करें तो यहां क्या होगा? क्लोरीन बेसिकली 7th ग्रुप का मेंबर है। इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक ने बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन्स या 3 लोन पेयर्स एज सच क्लोरीन एटम पे मौजूद हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो हर मॉलिक्यूल के किसी न किसी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसे मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन है, जो Cl2 जिसमें दोनों 35 है, उसमें जिसमें से मर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाए एक ही बात। इसी तरह वो क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसमें दोनों 37 वाले हैं, उसमें से भी जहां से मर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाए एक ही बात। लेकिन जिस मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन एटम 35 मास का और दूसरा 37 मास का, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन 35 मास वाले पे टकराएगा तो 35 मास वाले Cl पे प्लस का चार्ज होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन 37 वाले मास वाले क्लोरीन पे टकराएगा तो फिर 37 मास वाले क्लोरीन पे प्लस चार्ज होगा। यहां तक तो ये जो बात हमने डिस्कस की है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, और इसमें क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस। अब इन मॉलिक्यूलर आयंस में से अक्सर टूट जाते हैं। कैसे टूटेंगे कि ये जो Cl के बीच में बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से टूटते हैं बॉन्ड कि एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले एटम के पास चला जाता है और एक राइट वाले के साथ। अगर ऐसा होगा तो देखिए ये लेफ्ट वाले के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि इसके पास 7 होंगे और ये न्यूट्रल होगा। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल स्पीशीज का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उन स्पीशीज का रोल होता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम जब ये इस तरह से ब्रेक डाउन होंगे तो इस मॉलिक्यूल में ये क्लोरीन 35 वाला कैटायन और क्लोरीन 37 वाला न्यूट्रल एटम, या यहाँ पे इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी तो क्लोरीन 35 वाला न्यूट्रल होगा जबकि क्लोरीन 35 वाला कैटायन होगा। सेम यहाँ पे कोई भी हो तो उससे Cl35 कैटायन भी बनेगा और Cl35 न्यूट्रल भी बनेगा। ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। मैस स्पेक्ट्रोमीटर का तीसरा मेन पार्ट एनालाइजर कहलाता है। एनालाइजर का काम इन डिफरेंट मैसेस के आइसोटोप्स को उनकी मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे सेपरेट करना है।
अब ये दो मैग्नेट्स पर मुश्तमिल होता है, एक अपर मैग्नेट और एक लोअर मैग्नेट। इसके पूरे फंक्शन को समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करते हैं कि मास टू चार्ज रेशो इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। यहां m मास ऑफ द आयन है, e चार्ज ऑन द आयन है, h मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 2 कांस्टेंट है और e स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमने एक्सेलरेटिंग प्लेट्स में दी थी। अब यहां से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। मसलन पहली बात, जो मास टू चार्ज रेशो होती है किसी भी आयन की, वो हमेशा उसके मास के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन चैम्बर में फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ही वोल्टेज दी जाती है कि वो इन मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, यानी इन्हें कन्वर्ट कर दे यूनी पॉजिटिव आयन में। यानी Cl35 प्लस जो है, अगर हम इसकी मास टू चार्ज रेशो निकालना चाहें तो मास कितना है 35 और चार्ज +1, तो 35 डिवाइडेड बाय +1 आंसर क्या होगा 35, जो कि Cl35 के किसके बराबर है, मास के बराबर। तो याद रखें मास स्पेक्ट्रोमीटर में किसी भी आयन की मास टू चार्ज रेशो हमेशा उसके किसके बराबर होती है, मास के बराबर। इसको Cl35 से भी प्रूव कर लेते हैं। अब Cl35 प्लस जो है इसकी मास टू चार्ज रेशो कैसे होगी, मास 37 चार्ज +1 आंसर 37, जो कि इसका क्या है मास। दूसरी बात, रेडियस का जो स्क्वायर है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जितना आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उतना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा। जैसे गौर से देखें, यहां पे एनालाइजर में हमें 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं जहां मुख्तलिफ मैसेज के आइसोटोप्स मूव कर रहे हैं। अब अगर देखें ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो, तो इससे यहां तक ये रेडियस कम है, ये वाला कम है या ये वाला कम है, तो यकीनन पहले वाला कम है। तो अब कम रेडियस तो उसी का होगा जिसका मास कम है, लिहाजा यहां राइट साइड पे कौन से आइंस गिरेंगे, लाइटर आइंस, जबकि इधर जिसका रेडियस ज्यादा होगा वहां वो होंगे जिनका मास ज्यादा है, यानी हैवियर आइंस। तो इस तरह हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के एनालाइजर पार्ट में उन डिफरेंट आइसोटोप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन यहां पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आइंस है ये हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। कैसे? ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसमें हमें ये 2 बातें नजर आ रही हैं। एक बात ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख दिया जाए, क्या कांस्टेंट रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, मास टू चार्ज रेशो किसी भी आयन की वैसे ही कांस्टेंट रख दिया, तो फिर मास टू चार्ज रेशो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r² के। इसका मतलब ये तो तभी कांस्टेंट रह सकता है जब दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम करेंगे रेडियस कम हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो r² है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे? अगर मास टू चार्ज रेशो देखें ये क्या होती है, कांस्टेंट, 2 डिजिट है क्या होगा, कांस्टेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये कांस्टेंट रखेंगे। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐसे है जैसे बॉयल्स लॉ होता है कि P/V कांस्टेंट। अब P/V तभी कांस्टेंट होता है ना जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तभी तो उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी H बढ़ाएंगे तो रेडियस यानी R कम हो जाएगा, यानी हम अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके किसी भी आयन का रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर के प्रिंसिपल का तीसरा मेन काम सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो।
फोर्थ पार्ट ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर को इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं और इसे डिटेक्टर भी कहते हैं। अब ये जो आयन्स हैं ये बारी बारी फॉल करवाए जाते हैं आयन कलेक्टर पे। आयन कलेक्टर बना होता है मेटल का। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मेटल की खूबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, जबकि ये जो ऊपर से आयन आ रहे हैं ये ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले ही लूज हो चुके हैं। अब कोई भी आयन जब आयन कलेक्टर पे गिरेगा तो आयन कलेक्टर चूंकि मेटल का बना हुआ है ये अपना इलेक्ट्रॉन उस आयन को दे देगा। वो आयन क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। जबकि इस आयन कलेक्टर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने एक बात नोट की कि पहले पॉजिटिव चार्ज इन आयन्स पर था और अब किस पर है? आयन कलेक्टर पे। यानी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। और दूसरी बात, पहले इलेक्ट्रॉन कहां थे? आयन कलेक्टर पे। अब कहां है? इन आयन्स पे। यानी नेगेटिव चार्ज या आयन्स भी मूव कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। फिर से देखें कि पहले आयन्स पे पॉजिटिव चार्ज था, जब वो आयन कलेक्टर पे टकराए तो आयन कलेक्टर जो कि मेटल का बना था उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, खुद पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और वो आयन्स क्या बन गए? न्यूट्रल। यानी पॉजिटिव चार्ज ऊपर से नीचे को मूव कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए? आयन कलेक्टर ने। किसे? उन आयन्स को। यानी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की वजह से हो तो उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। मतलब यहां क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो करंट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? देखिए, एक खास किस्म के आयन्स जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा दफा आके आयन कलेक्टर पे स्ट्राइक करेंगे तो उतनी करंट की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। असल में हमें पता चल जाएगा कि उस आयन की क्या ज्यादा है? रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। अब फिफ्थ मेन पार्ट जो है वो एम्पलीफायर का है। एम्पलीफायर में क्या होता है? वो जो करंट की स्ट्रेंथ है उसको बस आगे भेज दिया जाता है उसकी क्वांटिटी के लिहाज से। और फिर रिकॉर्डर, सिक्स्थ पार्ट, यहां क्या होता है? वो जितना करंट होता है उसको रिकॉर्ड करके पीक्स बना दी जाती है। जितना किसी आयन की वजह से करंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा उतनी उसकी पीक की हाइट भी ज्यादा होगी, यानी उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी। जबकि यहां रिकॉर्डर में एक सॉफ्टवेयर के जरिए कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस रख के उसका मैस पुट किया होता है। अब वो खुद सॉफ्टवेयर के जरिए कंपेयर करता है उस किसी भी नए आने वाले आयन को कि वो उस कार्बन 12 के 1 AMU से कितने टाइम्स हैवियर है। वो जितने टाइम्स हैवियर होगा वो यहाँ उसको प्लॉट कर देगा एक्स एक्सिस पे। तो इस तरह रिकॉर्डर में जो एक ग्राफ बनेगा जिसमें एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज रेशो और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन्स या आइसोटोप्स होगा, उसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। अब हम मैस स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक्स की हाइट है वो कितनी होगी इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। अब क्लोरीन 35 जो है वो 75% होता है। देखिए 75% का मतलब है 75/100। अगर दोनों को 25 पे डिवाइड करें ऊपर 3 आएगा और नीचे 4। इसका मतलब यह है कि अगर जो पीक्स हैं क्लोरीन के मैस स्पेक्ट्रम के अंदर उनके टोटल 4 हिस्से हों तो उनमें से 3 हिस्से सिर्फ किसके होंगे? Cl35 के। इसी तरह क्लोरीन 37 है, ये 25% एग्जिस्ट करता है, मतलब 25/100। अब दोनों को 25 पे डिवाइड करें, ऊपर 1 नीचे 4, यानी वो जो पीक्स के 4 पार्ट्स थे उनमें से एक पार्ट किसका होगा? क्लोरीन 35 का। उनमें से एक पार्ट किसका होगा? क्लोरीन 37 का। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये आइसोटोपिक आयन्स नहीं होंगे,
उसमें ये मॉलिक्यूलर आयंस भी होंगे। अब उनकी पीक्स कैसे पता चलेंगी? जैसे एक मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था, वो होगा जिसमें दोनों Cl35 वाले होंगे। अब चूंकि एक Cl के बारे में अभी हमने देखा जो 35 वाला है, उसकी अबंडेंस 3/4 है, तो दूसरा भी इसमें वही है, तो उसकी भी 3/4 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितनी टाइप के आइसोटोप्स हैं? एक ही टाइप के, लें जी, एक से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और नीचे 4 4 ज़ा 16। मतलब अगर टोटल पीक्स के 16 पार्ट्स हों तो उसमें से 9 पार्ट्स Cl2 उसके होंगे जिसमें दोनों Cl35 वाले। यानी ये कितने मैस पे पीक आएगी? 70 पे। देखिए 35 + 35 70। अब वो वाला क्लोरीन का मॉलिक्यूल जिसमें एक 35 और एक 37 है और ओवरऑल उससे प्लस चार्ज है। अब 35 की 3/4 अभी हमने डिस्कस किया है, जबकि 37 की 1/4 ये भी डिस्कस किया है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कितनी टाइप के आइसोटोप्स हैं? 2 टाइप्स के, तो ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16। यानी वो जो 16 पार्ट्स थे पीक्स के, उनमें से इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के कितने हिस्से होंगे? 6। इसी तरह तीसरा हमारे पास वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा जिसमें दोनों क्लोरीन के एटम 37 मैस के होंगे। यानी ये जो पीक होगी ये 74 पे आएगी। अब पहला 37 है, हमने अभी डिस्कस किया, कितना है जी? 1/4। दूसरा 37 है, ये भी 1/4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस मॉलिक्यूल में कितनी टाइप के आइसोटोप्स हैं? एक ही टाइप के, मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और नीचे 4 4 ज़ा 16। यानी जो 16 पार्ट्स है पीक से, उनमें से कितने हिस्से होंगे? सिर्फ इसके एक। अब आप देखिए टोटल कितने हिस्से हो गए? ये 9, ये 6 और ये टोटल 16। बात समझ आ गई? ये इसका मैस स्पेक्ट्रम है। गौर से देखिए, यहाँ पे एक पीक 35 पे आएगी, वो इस Cl की होगी। दूसरी 37 पे, वो इस Cl की होगी। लेकिन ये देखिए ये 3:1 में है। यहाँ 1 का मतलब है 25% और 2 होता तो 50%, 3 है तो 75%। ये हमने, तो इस तरह ये स्पेक्ट्रम में ये पीक्स आ जाएंगे। दूसरी बात, ये जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, जैसे पहली पीक आएगी 35 यानी 70 के ऊपर, दूसरी 35 72 पे और तीसरी 37 74 पे। और ये किस रेशो में होंगी? 16, 9 और 1। यानी अगर ये पीक एक हिस्सा है तो ये 6 हिस्से होंगे और ये वाली कितने हिस्से होंगे? 16 हिस्से। यहाँ से हमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझ आई कि जब हम रूटीन में ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स उसकी उतनी ही पीक्स, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये बात सिर्फ और सिर्फ तब सही है जब हम किसी ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हों जो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट ना करता, जैसे लेड है, सोडियम है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो आइसोटोप्स मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने बात की क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मसलन क्लोरीन के मैस स्पेक्ट्रम में जहाँ एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज रेशो और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होगी, पीक्स की तादाद 2 नहीं होगी बल्कि 5 होगी। उनमें से 3 पीक्स किसकी होंगी? 3 पीक्स होंगी इन मॉलिक्यूलर आयंस की, जबकि 2 पीक्स किसकी होंगी? आइसोटोप्स की पीक्स होंगी। अब देखिए कुछ चीजें याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन उनमें से एक चीज है एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या होता है? एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर था जो सबसे पहले बनाया गया एटॉमिक मैसेस की बेस पे आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता है जो किस स्टेट में हो? सॉलिड स्टेट। आइसोटोप्स को एक दूसरे से सेपरेट किन बेसिस पे किया जा सकता है? तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेजर सेपरेशन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अभी हमने बात की मैस स्पेक्ट्रम ऑफ लेड की। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे मैसेस या मैस टू चार्ज रेशियोज और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस।
अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो पीक की हाइट है वो किसकी है, 208 की। इसका मतलब इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है, और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर यहाँ इस मैस स्पेक्ट्रम के अंदर 4 पीक्स नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब लेड के आइसोटोप्स भी 4 हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन का एक ही आइसोटोप होता है, इसका मैस 19। इसका मतलब एक तो आइसोटोपिक आयन की पीक होगी, जबकि एक मॉलिक्यूलर आयन की पीक भी होगी, क्योंकि फ्लोरीन F2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। अब उसमें दोनों 19 वाले होंगे, वो कितना 38 मैस बनेगा। तो देखिए 2 पीक्स होंगी, एक 19 पे होगी जो कि जस्ट F+ की होगी, एक 38 पे होगी, वो किसकी होगी, F2 की। तो तकरीबन दोनों की अबंडेंस 100% ही होगी। इसी तरह अगर हम मैस स्पेक्ट्रम ऑफ बोरोमीन की बात करते हैं तो बोरोमीन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2। अब देखिए ये इसका मैस स्पेक्ट्रम है, एक इसकी पीक 79 पे, एक 81 पे। अब देखिए दोनों की हाइट बराबर है, इसका मतलब दोनों की अबंडेंस बराबर है, यानी ये भी 50% होगा और ये भी 50%। अब 50% असल में क्या होता है, 1/2 होता है। लिहाजा बोरोमीन के मॉलिक्यूल 3 तरह के होंगे। एक वो बोरोमीन का मॉलिक्यूल होगा जिसमें दोनों 79 होंगे, एक वो होगा जिसमें दोनों 81 वाले होंगे, और एक वो होगा जिसमें एक 79 वाला होगा और एक 81 वाला। अब इनकी ये जो रेशियो है, ये देखिए गौर से, अगर ये 1 है तो ये उससे डबल है यानी 2 है, और ये फिर 1 है यानी 1:2:1 है। इसको हम वैसे की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे क्लोरीन में किया था। तो अब ये बोरोमीन जिसमें दोनों 79 है, तो पहले वाला भी हाफ, दूसरे वाला भी हाफ, इनटू कितने टाइप के आइसोटोप्स हैं, 1 टाइप के, तो ओवरऑल 1/4, यानी पीक के टोटल 4 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा इसका होगा। दूसरा बोरोमीन का मॉलिक्यूल, एक 79 एक 81, 79 कितना था, हाफ, दूसरा भी हाफ। अब कितनी टाइप के आइसोटोप्स हैं, 2 टाइप के, तो ओवरऑल को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पीक्स के अगर टोटल 4 हिस्से थे तो उसमें से 2 हिस्से इस बोरोमीन मॉलिक्यूल के होंगे। तीसरा ऐसा बोरोमीन मॉलिक्यूल जिसमें दोनों 81 के हैं, पर पहले 81 हाफ, अगला भी हाफ, कितने टाइप के आइसोटोप्स, एक ही टाइप के, तो ये बन जाएगा 1/4। तो अब देखिए टोटल 4 पार्ट्स हैं पीक्स के, उनमें से 1 Br2 का है जो 158 पे आएगा, और 2 Br2 का है जो 160 पे आएगा, और Br2 का फिर एक हिस्सा है जो कि 162 पे। यानी मैस स्पेक्ट्रम ऑफ बोरोमीन में 2 पीक्स नहीं होती बल्कि कितनी पीक्स होती हैं, 5 पीक्स होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मैस स्पेक्ट्रोमीटर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वो जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था m/e = h²r²/2e, तो उसकी कैलकुलेशन भी मैंने साथ मेंशन कर दी है। तो आप में से जो लोग उसे सीखना चाहते हैं तो वो उसे फर्दर देखकर सीख भी सकते हैं। थैंक यू। अब यहाँ से मैस स्पेक्ट्रोमीटर में से MCQs क्या क्या पूछे जा सकते हैं पेपर में। मसलन एक तो ये कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर का असल काम क्या है, उसमें एक ऑप्शन हो कि मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिटरमिन करना, उनकी रिलेटिव अबंडेंस और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर। चौथी और कोई भी बात आ जाए तो इसका मतलब वो बात गलत होगी। इसी तरह बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर के हवाले से ये जो वोलेटिलाइजेशन है, आयोनाइजेशन है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो, रिकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ पीक्स है, इन चारों को ऊपर नीचे करके दे दिया जाए और कहा यह जाए कि बताइए इसमें कौन सी ऑप्शन में इनकी तरतीब सही है। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि क्लोरीन के मैस स्पेक्ट्रम में आइसोटोपिक पीक्स कितनी होती हैं, तो उसका आंसर 2 होगा। और अगर वो हमसे पूछे कि क्लोरीन के मैस स्पेक्ट्रम में
मॉलिक्यूलर आयन पीक्स कितनी होती हैं, तो आंसर 3 होगा। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि क्लोरीन के मास स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स होती हैं, तो आंसर 5 होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन है कि क्लोरीन के मास स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स हैं और उसमें ऑप्शंस में 2 है ही नहीं, सिर्फ 3 है, तो आंसर 3 होगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरीन के मास स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स हैं और उसमें ऑप्शन 3 है ही नहीं, सिर्फ 2 है, तो आंसर 2 होगा। इसी तरह एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ किस बेस पे आइसोटोप्स की सेपरेशन करता है, तो आंसर क्या होगा, एटॉमिक मैसेज। डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर किस बेस पे या किस स्टेट में आइसोटोप्स को सेपरेट करता है, आंसर सॉलिड स्टेट। जबकि अगर हमसे पूछा जाए मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर कौन सी स्टेट्स के आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकता है, तो हमने अब बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में, या चाहे सॉलिड स्टेट में। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स किन किन बेसिस पे की जा सकती है, तो इनके नाम हैं। यहां से एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो इनमें से किस प्रिंसिपल को यूज करता है, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो क्या होता है, इसमें पहले सब्सटेंस को वोलेटिलाइज करते हैं, फिर आयोनाइज करते हैं, फिर आइसोटोप्स को उनकी मास टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेट करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। इसी तरह क्वेश्चन है कि व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम, गिव एन एग्जांपल। तो मास स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट मास टू चार्ज रेशो इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस। और ये या इस जैसी कोई और इसकी क्या हो सकती है, एग्जाम्पल हो सकती है। थैंक यू।